नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ आलोक है। आज हम लोग बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो चीजें हो रही है उससे बहुत कुछ समझ भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें हमें कंफ्यूज भी कर रही हैं। आलोक, आप सभी दलों के नेताओं से बातचीत करते ही रहते हैं, सत्ता पक्ष के भी लोगों से संपर्क में हैं आप और विपक्ष के लोगों से भी आप लगातार अपने काम की वजह से मिलते रहते हैं। आज एक बयान आप ही के जरिए निकल कर आया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी अभी हमने देखा जो इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई। वोट तो द्रौपदी मुर्मू को 125 पढ़ने थे, 126 पढ़ने थे, लेकिन हुआ 133, यानी कि और भी लोगों ने साथ दिया। इसका मतलब क्या है? नहीं गरिमा, सीधा सीधी अगर हम ऐसा समझें, जब द्रौपदी मुर्मू को 133 मत आए, पहले से दावे किए जा रहे थे तेजस्वी यादव की ओर से कि विपक्ष जो है वो एकजुट है। लेकिन फिर भी जब हम बात एनडीए की करते हैं, आपने कहा कि 125 और 126 वोट पड़ने थे, क्योंकि सुमित सिंह भी निर्दलीय सपोर्ट में और सुमित सिंह ने वोट दिया भी। वो भी तब जब उनके पिता का श्राद्ध कर्म हो रहा था जमुई में। वो जमुई से चलकर पटना आए और उन्होंने वोट दिया। बिहार सरकार के मंत्री हैं सुभाष सिंह, जो कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्होंने वोट नहीं दिया, वो वोट नहीं दे पाए। और अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई थी, इस कारण से वो भी वोट नहीं दे पाए। तो कुल बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या है 243। 2 वोट ऐसे ही कम हो गए, एक ने वोट दिया नहीं, एक वोट दे नहीं पाए, 241 हुए। उसमें से भी 2 वोट रद्द कर दिए गए, अवैध वोट साबित हुए। तो आप समझिए 133 वोट पड़ जाना द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष में एक बड़ी फूट का संकेत दे रहा है। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, भले विपक्ष नेता नकार दें, लेकिन 133 वोट अगर विपक्षी खेमे के दावे के बाद भी द्रौपदी मुर्मू की झोली में गए हैं, बिहार से 133 वोट जब उन्हें मिले हैं, तो यानी कि विपक्ष में फूट है। और उपेंद्र कुशवाहा का यह कह देना कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, मुस्कुरा रहे थे। आपको याद होगा जेडीयू की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर रहे हैं, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव था, तो जुलाई महीने में ही एक झटके में 5 एमएलसी एक साथ तोड़ लिए गए थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो इस वक्त हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही उस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और 5 एमएलसी एक झटके में आरजेडी के तोड़कर जेडीयू में मिला लिए गए थे। ठीक उसी तरह से विपक्ष के लोगों को भी ध्यान देना होगा। आप भले बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भले ही बात कर रहे हैं कि एकजुट है, एक साथ हैं। यशवंत सिन्हा जब पटना आए थे तो सभी विधायक वहाँ बैठे भी थे, चाहे वो सीपीआई के हों, कांग्रेस के हों। तो 9 वोट कैसे उनकी झोली में चले गए? आखिर ये हुआ कैसे? ये तो मानना पड़ेगा ना कि हाँ, वो जो विधायक थे वो विपक्ष के खेमे के ही थे, क्योंकि उनके पास तो संख्या 126 की ही है। उसमें से भी एक वोट पड़ा नहीं, वो अस्वस्थ थे। तो फिर ये आंकड़ा कैसे पार कर गया? यानी कि आप भले ही दावे कर लें कि बिहार में उथल पुथल होगा, ये होगा, लेकिन फिलहाल एनडीए के सामने बिहार का जो विपक्ष है वो कमज़ोर दिख रहा है। कि एनडीए जो है मौजूदा समय में ज़्यादा ताकतवर है विपक्षी खेमे के आगे, क्योंकि विपक्षी खेमा जो एकजुटता दिखा रहा था वो दिख तो पाया नहीं। वो तो हो गया, कैसे कहें, उस पर नज़र लगे, उसमें सेंधमारी हो गई, कैसे भी हो गई। ठीक है, विपक्ष ने अपनी रणनीतियाँ कुछ बनाई थी, लेकिन एनडीए जो है उस पर हावी होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी, नीतीश कुमार की पार्टी की स्ट्रैटेजी, एनडीए की स्ट्रैटेजी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर रही है और विपक्षी खेमा जो है वो बैकफुट पर दिख रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में, अगर जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आज ही कहा है कि हाँ बातें होती हैं, अगर ये बातें दोस्ती में बदल गई तो फिर आफत कभी भी खड़ी हो सकती है। आपने एनडीए की बात कही कि एनडीए की ताकत जो है वो विपक्ष के सामने बहुत ज्यादा है। आप टेक्निकली कह सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता में भी है और विपक्ष तो विपक्ष है, बात से ही पता चल रहा है। लेकिन ये भी तो कहीं से गलत नहीं है कि तेजस्वी यादव लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी विधानसभा में सबसे मजबूत अगर अकेले खड़ी होने वाली कोई पार्टी है तो आरजेडी है। हाल ही में आपने देखा कि उन्होंने एआईएमआईएम के साथ क्या किया, अस्तित्व ही नहीं रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि संविधान को जो लोग बचाना चाहते हैं, एआईएमआईएम के सभी लोग हैं। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लार्जेस्ट पार्टी बिहार में आरजेडी ही थी, 75 सीटों के साथ। 74 सीटें बीजेपी के पास थी। फिर बीजेपी ने वीआईपी के 3 विधायकों को तोड़ करके अपनी संख्या कर ली 77। बोचहा चुनाव में जीत करके तेजस्वी यादव ने अपनी संख्या कर ली 76। फिर भी तेजस्वी यादव एक सीट से पीछे थे। उन्होंने टिट फॉर टैट किया, एक अंग्रेजी में है भी कोड, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वाली हाल कर दी। और एआईएमआईएम के 4 विधायकों को एक झटके में तोड़ करके आरजेडी में शामिल करा लिया। आरजेडी को फिर से लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, हालांकि 80 विधायकों के साथ। लेकिन अब बीच में एक अनंत सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो फिर से विधायकों की संख्या जो है वो 79 हो चुकी है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, तेजस्वी यादव को जितने करीब से मैं जानता हूँ, बहुत लोग जानते हैं, तेजस्वी यादव जब जब मुस्कुरा कर कुछ कहेंगे
याद रखिएगा, या जब जब रिलैक्स होकर कुछ कहेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर में, संडे की छुट्टियों के दिन क्रिकेट खेल रहे थे और काफ़ी कह रहे थे कि खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो, हर जगह पर प्लानिंग करके ही, सोच समझ के ही कुछ कार्य को करना चाहिए। यानी कुछ तो वो सोच रहे हैं। उन्होंने लार्जेस्ट पार्टी बनाया है अपने आरजेडी को, और एक बार याद होगा मैंने ही सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कि आपने बनाया है तो कुछ तो काम होगा, कुछ तो करिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने लार्जेस्ट पार्टी बनाया है, कोई झुंझुना बजाने के लिए तो नहीं। इसका मतलब तेजस्वी यादव भी कुछ सोच रहे हैं और इन दिनों वो थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं। जब जब तेजस्वी यादव मुस्कुरा कर बात करेंगे और जब जब कहें कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, समझ जाइए कि कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं। फिलहाल मौजूदा समय में वो पटना में नहीं है, 1-2 दिन में पटना वो लौट आएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि एक तरफ जहाँ विपक्ष में सेंधमारी करने की ताक में एनडीए है, जाहिर सी बात है कि अब बात हो रही है तो बात आगे दोस्ती तक भी जाएगी, और दोस्ती तक जाएगी तो फिर अंजाम क्या होता है, अन्य राज्यों में भी आपने उदाहरण देखा है, दोस्ती कैसे फिर रिश्तेदारी में बदलती है और फिर जो विचारधारा जिससे हम नफरत करते हैं उसे अपनाने लगते हैं। तो ये सब तो होते रहता है। अच्छा, आपने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की तो बात कही। हम देख रहे हैं कि ठीक है, क्रॉस वोटिंग हो गई, एनडीए के पक्ष में वोट चले गए, लेकिन एनडीए के भीतर भी तो जबरदस्त का कलह मचा हुआ है। विजेंद्र यादव का बयान आप ही लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अब पहले जैसी बात नहीं रही। उधर तेजस्वी यादव आपके हिसाब से काफी रिलैक्स्ड हैं, उधर विजेंद्र यादव जो कि काफी अनुभवी नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। इसका मायना देखिए, विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो पिछले दिनों कहा, गुरुवार को दिन कहा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने भी पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो एरा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्यकाल में जो इंडिया चल रहा है, इसमें कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी फ़र्क है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, कभी संजय जायसवाल बिहार में शराबबंदी की पोल खोलने लगते हैं, कभी बिहार सरकार के कई मंत्री हैं वो कहते हैं कि बिहार में मंत्रियों की चलती नहीं है, कभी स्पीकर ही कहते हैं कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं है, काम नहीं कर रहा है। सदन में कितना झगड़ा हुआ था विधानसभा अध्यक्ष के साथ, मतलब बातें काफ़ी इतने हद तक पहुंच गई थी कि इस्तीफे की नौबत आ गई थी। वो डैमेज कंट्रोल अंत समय पर कर लिया गया, लेकिन ठीक है। विजेंद्र प्रसाद यादव का साफ साफ कहना था कि आप सुनाते किसको हैं, इशारा बीजेपी नेताओं की ओर था। आप शराबबंदी की पोल खोल रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं। कैबिनेट की जब मीटिंग होती है जिसमें नीतीश कुमार मौजूद रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जेडीयू कोटे के मंत्री उसमें बैठते हैं। उसमें तो जीतन मांझी के बेटे भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम पार्टी के हैं वो भी रहते हैं, तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं वो भी रहते हैं। तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मीडिया से परे होकर के बातें होती हैं गठबंधन में, अब आप मान लीजिए आपके भी घर में कुछ बातें होती होंगी फैमिली में, तो आप अपने घर में करती हैं, आप ऑफिस से बात उनसे नहीं करती हैं फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर। तो इसलिए आप मीडिया में बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं लोगों के सामने कि हाँ बिहार में इतना सब कुछ जो है वो बिगड़ रहा है। तो उनका सीधा कहना है कि आप किसे सुना रहे हैं, क्या आप विपक्ष को ताकत दे रहे हैं? क्योंकि ये बात तो ठीक है ना, ये बात सही भी है, आप इस बात को मानते हो कि हाँ एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ भले ही बयान ये आते हैं कि एनडीए में कहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन शब्द का सहारा लेकर के फिर आगे अपनी बातों को रख देते हैं, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आप इसे जब इंटरनल्स मीटिंग होती है या जब आप मुलाकात करते हैं उस दौरान भी कह सकते हैं, गुप्त चिट्ठी लिखकर भी अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब मीडिया में आकर के ओपन प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में आप इस बात को डाल रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तो यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के साथ जेडीयू का रिश्ता ठीक नहीं है और तेजस्वी यादव रिलैक्स मोड में चल रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बातें हो भी रही होंगी। अब वो किसी से फ़ोन पर बात कर ले रहे होंगे या किसी से बात होती भी होगी तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। हाल ही में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचे भी थे, तेजस्वी यादव भी जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। खैर वो एक सामान्य से शिष्टाचार मुलाकात थी, आपने हमें बुलाया, हमने आपको बुलाया। लेकिन अगर बातें बंद कमरे में पर्दे के पीछे हो भी जा रही होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना बिहार में कराया जा रहा है। कैसे तैयार हो गई बीजेपी, वही बीजेपी जो कह रही थी कि देश में सिर्फ 2 ही जातियाँ, एक अमीर एक गरीब, अब बिहार में जाति जनगणना को तैयार हो गई, कैबिनेट से मोहर भी लग गई। तो तेजस्वी यादव रिलैक्स है, एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है। हाँ, लेकिन विपक्ष को भी कितना मजबूत तेजस्वी यादव रख पाएंगे, एकजुट रख पाएंगे, ये एक सवाल तो है ना। तो बिल्कुल अभी जो बिहार में राजनीति का परिदृश्य है वो कुछ इसी तरह का है। बातें अलग अलग तरह की हो रही है, लेकिन आप जब सभी बातों को मिलाएंगे तो आपको 3-4 तरह के कंफ्यूजन तो ज़रूर हो जाएंगे। एक तरफ क्रॉस वोटिंग का हो जाना लगता है कि विपक्ष में सेंध हो रही है, दूसरी तरफ एनडीए के नेता, कभी बीजेपी के नेता जेडीयू के मंत्रियों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी जेडीयू के लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, एनडीए में पहले जैसी बात नहीं रही। तो देखना होगा कि अंतर बिहार की राजनीति में होता क्या है। में जो प्रदर्शन है, आज ही आपने देखा जेडीयू के सभी विधायकों को बुला करके ललन सिंह के साथ बैठक शुरू हुई। हाँ, पार्टी कार्यालय आज ही जेडीयू की बैठक। अभी क्या है, ना विधानसभा का सत्र चल रहा है, ना तो कोई एक
चुनाव आने वाला है, ठीक है, आप संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन सभी विधायकों को भी बुला करके उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी ली गई है। कोई सामान्य बात तो नहीं है। सभी विधायकों को बुलाया गया, पटना और सबसे बातचीत हो रही है, 1 to 1 करके बात हो रही है, कुछ तो बात होगी ना। अचानक विधायकों को क्यों बुलाया गया? क्या कुछ हिंट दिया जा रहा है? 2017 में भी परिदृश्य बदले थे, क्या कुछ हालात वैसे होने जा रहे हैं? हम कह नहीं सकते, हम दावा नहीं कर सकते हैं क्या होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देखिए फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आने वाले समय में क्या विपक्ष में सेंधमारी करने में एनडीए कामयाब होता है, ये देखना होगा, या फिर एनडीए के दिन पूरे होने वाले हैं, ये भी देखना होगा। तो बिल्कुल दो स्थिति है हमारे सामने। अब देखना होगा कि आगे चलकर बिहार की राजनीति में स्थिति परिस्थिति किसके अनुकूल और किसके प्रतिकूल होती है। हमारी नज़र इन सभी चीज़ों पर बनी हुई है। आप तमाम चीज़ों की जानकारी रखने के लिए लाइव सीरीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।